हम सभी आज तक न्यूज़ चैनल को जानते हैं और हो सकता है हम में से कई लोग आज तक के न्यूज़ एंकर सुधीर चौधरी का शो भी देखते हों। अभी हाल ही में सुधीर चौधरी ने एक शो में एनसीईआरटी बुक्स को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट की रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर चांदनी सेनगुप्ता हैं। वर्ष 2021 में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उसका नाम था डिस्टॉर्शंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट। डॉक्टर चांदनी सेनगुप्ता जी इस वीडियो में अपनी इस रिपोर्ट को लेकर और भी रोचक डिटेल्स हमारे सामने रखेंगी। भारत में जितने भी छात्र छात्राएं सीबीएसई स्कूल्स में पढ़े हैं, उन्होंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स की पुस्तकें ज़रूर पढ़ी होंगी। और कईयों ने बहुत पीढ़ियों से हमने इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को सबसे एक रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम मानते आ रहे हैं। हमने कभी शायद क्वेश्चन भी नहीं किया कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है हमारे स्कूल्स में, जहाँ से हमारा बेसिक इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन विद इंडियन हिस्ट्री शुरू होता है, क्या उन टेक्स्ट बुक्स में हमें सत्य पढ़ाया जा रहा है? क्या उन टेक्स्ट बुक्स में हमें नॉलेज चाहिए हमारे भारतीय इतिहास की, वो हमें दी जा रही है? या क्या वो नॉलेज हमें तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से, जो उन पुस्तकों को लिखने वाले लोग हैं, उस कमिटी में जो बैठे लोग हैं, उन्होंने उसको अपने हिसाब से प्रेजेंट किया है। तो इसी को लेते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक रिसर्च कंडक्ट हुआ था पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर नई दिल्ली द्वारा। और मेरा सौभाग्य ये था कि उस टाइम पे मैं उस इंस्टीट्यूशन में सीनियर रिसर्च फेलो थी और इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रही थी। मैं रिसर्च सुपरवाइजर थी इस प्रोजेक्ट की। मेरे ही साथ मेरे दो सहभागी इसमें मेरे साथ जुड़े हुए थे, दीपा और संकेत, उनका नाम भी मैं यहाँ अवश्य लूंगी। और ये जो हमारे रिकमेंडेशंस थे इस रिपोर्ट के, इसे हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हमने इसे प्रेजेंट किया था। तो क्या हमने जो ऑब्जर्वेशंस हमारे थे, जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट जो था, उसमें हमने क्या पाया? हमने ये किया था कि हमने एनसीईआरटी की पुस्तकें, केरला स्टेट बोर्ड की पुस्तकें और गुजरात में जो स्टेट बोर्ड है उसकी पुस्तकों का एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया। और हमने ये पाया कि अगर आप भारत के इतिहास को एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न पीरियड में, अगर आप इसको हम टिपिकल जो एक स्टैंडर्ड ब्रेकअप ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, हम उसको लेते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स और कई सारे मिस रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी और केरला के टेक्स्ट बुक्स में पाई गई। अब आप एंशिएंट पास्ट को ले लीजिए या आप मिडीवल पास्ट को ले लीजिए, तो हमने ये पाया कि बहुत सारी मिसरिप्रेजेंटेशन, पूरा क्या पूरा एक इतिहास, जो भारतीय इतिहास है हमारा, इतना मतलब हमारी एक सिविलाइजेशन है जो इतनी ग्लोरियस है, उसे हमने बिल्कुल ही एक कास्ट के दायरे में, जातिवाद के दायरे में, महिलाओं के शोषण के दायरे में हमने उसको बांध के रख दिया। एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर हम देखें, तो अगर आप एनसीईआरटी की मैं बात करती हूँ, तो जो जातिवाद है, इस पे इतना मतलब उसमें लिखा गया है एनसीईआरटी की पुस्तकों में, और केरला बोर्ड की पुस्तकों में भी बहुत ज्यादा उसको पोर्ट्रे किया गया है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है कि कास्ट हायरार्की थी। और बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देखते हैं, अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस देखते हैं, जिस भी वे में आप इस पीरियड को और कास्ट सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया को आप देखते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे जो कास्ट से रिलेटेड हैं। गुजरात टेक्स्ट बुक में भी वर्ना सिस्टम को मेंशन किया गया है, बट वो इतना उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं मतलब बताया गया है कि ये ही एक चीज थी जो कि एंशिएंट इंडिया या उस टाइम का एक हमारे इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईलाइट था, ये एक फोकल पॉइंट था। फिर अगर आप देखते हैं दास्ता, दास्ता तो स्लेवरी जिसे हम बोलते हैं या गुलामी बोला जाता है, उसे भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है कि पौराणिक काल में भारत में स्लेवरी थी या गुलामी थी, और दास दस्यूज गुलामों की तरह दिखाया गया है, जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ही अलग था। ऐसा कोई मेंशन हमें गुजरात की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। तो जैसे अनटचेबिलिटी है या जातिवाद है, इसे जो ग्लोरीफाई करके बताया गया है, ये हमें मिलता है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से और केरला बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में। आप अगर महिलाओं के पोजीशन को तब देखें पौराणिक काल में, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में ऐसा दिखाया गया है, ऐसा दर्शाया गया है कि महिलाओं का कोई रोल ही नहीं था। महिलाएं सिर्फ एक डोमेस्टिक क्रीचर्स थी, उनको उनका शोषण होता था,
वो डिसीजंस नहीं ले पाती थी, और जो पुरुष थे घरों में वही सारे डिसीजंस लेते थे। गुजरात की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें पूरा अलग एक नैरेटिव दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं का कोई शोषण तो होता ही नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी, महिलाएं उस टाइम पे बहुत सारी महिलाएं संत थी, एजुकेशन में उनका बहुत रोल था, थिंकर्स थी, फिलोसोफर्स थी, गार्गी, मैत्री, इन सब का वर्णन गुजरात की टेक्स्ट बुक्स में हमें मिलता है। अब तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, केरला टेक्स्ट बुक्स हैं, इन्होंने जातिवाद, दास्ता और महिलाओं का शोषण, इन तीनों चीजों पे, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अलग टाइप ऑफ नैरेटिव इन्होंने रचा है। और ये जो नैरेटिव है, ये एक बहुत फॉल्स नैरेटिव हम इसे कह सकते हैं, और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पढ़ रहे हैं। आप केरला में ले लीजिए या आप दिल्ली के किसी भी स्कूल में देख लीजिए, सीबीएसई बोर्ड के किसी भी स्कूल में आप देख लीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी यही पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता होगा। आप मध्यकालीन भारत के बारे में अगर आप हम बात करते हैं, तो जो सल्तनत पीरियड था, जो 12वीं सदी से शुरू होता है, उसका महिमा मंडन हम देख सकते हैं। उसका महिमा मंडन हम ऐसे देख सकते हैं कि जो आक्रमणकारी थे उनके बारे में बहुत ज्यादा एक ग्लोरीफाइड, और या बहुत ज्यादा उनका महिमा मंडन किया गया है, ग्लोरीफाइड इमेज प्रेजेंट की गई है। अगर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो आपको मोहम्मद घुरी और पृथ्वीराज चौहान का जो के बीच में जो फाइट हुआ था, जो वॉर हुई थी, बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का तो मेंशन आपको मिलेगा ही नहीं, उसका तो वर्णन आपको मिलेगा ही नहीं, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया था। आप सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की भी बात करें तो फोकस मोहम्मद घुरी पर है, और पृथ्वीराज चौहान के एक या दो रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। गुजरात के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आपको कम से कम 7 या 8 रेफरेंसेस पृथ्वीराज चौहान के मिलेंगे। तो जो हिंदू राजाओं ने, जो राजपूत राजाओं ने जो चैलेंज किया आक्रमणकारियों को, उनके बारे में इतना वर्णन आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी के बारे में नहीं दिया गया है। आप पृथ्वीराज चौहान देख लीजिए, या आप राणा सांगा का रोल देख लीजिए, या महाराणा प्रताप का रोल देख लीजिए, या इतने सारे जो लोग थे जिन्होंने चैलेंज किया आक्रमणकारियों को। और जब ये सल्तनत बना और जब ये लोग, जब ये आक्रमणकारी दक्कन की तरफ भी गए, वहां पर भी बहुत सारे राजाओं ने इनको चैलेंज किया, बट इनका वर्णन आपको इन पुस्तकों में नहीं मिलता है। गुजरात की पुस्तकों में आपको हिंदू राजाओं का जो रोल था, जो उनका जो उन्होंने चैलेंज किया था मुस्लिम सुल्तान्स को, उसके बारे में दिया गया है, उसका वर्णन किया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, जो मंदिरों का जो विध्वंस हुआ उस टाइम पर, उसके बारे में आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में कोई वर्णन उसका आपको नहीं मिलेगा, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यही एक थ्योरी बता दी जाती है इन पुस्तकों में कि टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड फॉर वेल्थ। उनके वेल्थ के वजह से, उनके वहां पे क्योंकि बहुत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब रखे जाते थे, इसलिए उन मंदिरों को का विध्वंस किया गया। ये आपको नहीं बताया जाता कि उसके पीछे एक रिलीजियस रीजन भी था, और ये लोग सारे जो विध्वंसकारी या जो आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे, वो जिहाद करने आ रहे थे। जबकि उनकी पुस्तकों में, बाबरनामा अगर आप देख लीजिए, कोई भी आप पुस्तक उनकी उठा के फारसी की देख लीजिए, उसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि हम तो जिहाद करने जा रहे थे। बाबर ने क्लियरली मेंशन किया है, राणा सांगा के साथ जो उन्होंने वॉर लड़ा था, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि वो एक जिहाद है। ऐसे ही बहुत सारे पर्शियन टेक्स्ट में आपको जिहाद का रेफरेंस मिलता है, तो वो तो क्लियरली कह रहे थे कि ये जिहाद है। मगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में सिर्फ ये कहा गया है कि ये टेम्पल्स का जो विध्वंस हुआ, ये वेल्थ के वजह से हुआ, रिलीजियस रीजन कोई उसमें नहीं था। केरला की टेक्स्ट बुक्स भी अगर आप देखते हैं तो उसमें भी टेम्पल डिस्ट्रक्शन बाय इस्लामिक इन्वेडर्स का कोई रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा। गुजरात की टेक्स्ट बुक्स में आपको टेम्पल डिस्ट्रक्शन का इतना रेफरेंस तो नहीं मिलता है, परंतु आपको गुजरात के जो मंदिर हैं और उनकी जो आर्किटेक्चर है, जो लोकल वहाँ के मंदिर हैं, उसका काफी अच्छा एक अद्भुत आपको रेफरेंस उसका दिया गया है। और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में एक और चीज जो हम देख सकते हैं वो ये है कि सल्तनत और मुगल जो इमारतें उस टाइम पे बनी थी, उनका भी महिमा मंडन बहुत किया गया है कि इससे पहले तो इतनी खूबसूरत आर्किटेक्चर, इतना अच्छा आर्किटेक्चर भारत में था ही नहीं। फिर अगर हम
मध्यकालीन भारत का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, भक्ति मूवमेंट को भी कास्ट से ही रिलेट करके बताया गया है। भक्ति मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी, उसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था, वो बताया ही नहीं गया है। तो अगर आप कबीरदास जी के पीरियड को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए, किसी भी भक्ति सेंट को हमेशा कास्ट से रिलेट करके इन टेक्स्ट बुक्स में बताया गया है। आप महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पे मध्यकालीन भारत में, उसको भी राजपूत महिलाओं ने जो अपने आप को, अपने सम्मान को की रक्षा के लिए जो उन्होंने जौहर भी किया, या जो अपने सम्मान को उन्होंने बचाया, उसका कोई वर्णन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता है। इसे डाउन प्ले कर दिया गया है, टोटली डाउन प्ले कर दिया गया है। और गुजरात पोर्ट की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, वहाँ की जो पुस्तकें हैं, वहाँ पे राजपूत वुमेन और राजपूत राजाओं की जो पत्नियां थीं और उनके जो जितनी भी महिलाएं उनके कोर्ट में थीं, उनका रोल बहुत अच्छे से बताया गया है गुजरात की टेक्स्ट बुक्स में। मुगल्स का तो वर्णन और ग्लोरिफिकेशन बहुत ज्यादा ही हुआ है इन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में, और केरला के टेक्स्ट बुक्स में भी। राजपूत किंग्स का हम देख लेते हैं, राणा सांगा अगर हम देखते हैं, इन्होंने बाबर को चैलेंज किया, और पहले जो पहला बैटल था राणा सांगा और बाबर के बीच जो लड़ा गया था, उसमें राणा सांगा ने बाबर को हराया था, मगर उसका कोई वर्णन नहीं है। हम महाराणा प्रताप और अकबर का जो बैटल देखते हैं, उसमें बहुत छोटा सा एक या दो सेंटेंसेस में वो खत्म कर दिया जाता है। अकबर, जिसको कोट अनकोट ग्रेट करके बताया जाता है, अकबर द ग्रेट बोला जाता है, उन्होंने इतने सारे हिंदुओं का नरसंहार किया चित्तौड़ पे जब उन्होंने कूच किया, तो बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया। वहां की राजपूत महिलाओं ने वहां पे जौहर किया, परंतु फिर भी अकबर को एक बहुत ही महान राजा की तरह दर्शाया गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में। और गुजरात की टेक्स्ट बुक्स की अगर आप बात करें इस मध्यकालीन भारत के टाइम की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को काफी उनके रोल को हाईलाइट किया गया है, राजपूत वॉरियर्स को भी हाईलाइट किया गया है, और उनका जो चैलेंज उन्होंने किया, उसे बहुत अच्छी तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शाया गया है। अगर आप एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम इस पीरियड का देखते हैं, तो एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का 8 बार रेफरेंस मिलेगा, 8 बार वर्णन मिलेगा, जबकि आपको अकबर का वर्णन 97 टाइम्स मिलेगा। जहांगीर का वर्णन आपको 30 बार मिलेगा। बाबर का वर्णन, जो सिर्फ 4 साल के लिए यहाँ पे उन्होंने आक्रमणकारी थे, वो यहाँ आए और सिर्फ 4 साल के लिए वो यहाँ पे मुगल साम्राज्य को उन्होंने एस्टैब्लिश किया, और सिर्फ 4 साल के लिए ही उनका रूल था। उनका वर्णन भी आपको छत्रपति शिवाजी महाराज से ज्यादा दिखता है, 20 बार उनका वर्णन किया गया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में। औरंगजेब, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़े, इतने हिंदुओं का नरसंहार किया, उनका भी वर्णन 29 बार किया गया है इन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोरिफिकेशन किस हद तक की गई है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में। इन सब चीजों को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को के बारे में पहले सोचना, और जो हिस्ट्री को जिस भी ढंग से प्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में, या अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, तो केरला की स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉडर्न पीरियड को देखते हैं अगर भारत के, तो आप नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, उसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है, उसे बहुत ही एक नेगेटिव वे में दर्शाया गया है। एंड जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जो कि वीर सावरकर जी ने इसे एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसका एक ये टर्म यूज किया था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये उन्होंने नहीं दर्शाया, और मुगलों का जो रोल था 1857 में, उसे ग्लोरीफाई किया गया है। गुजरात के जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, तात्या तोपे थी, रानी ऑफ झांसी, इन सब का बहुत रोल अच्छे से दिखाया गया है। फिर आ जाते हैं हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स की तरफ। राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य था, उनके एक कोलैबोरेटर थे, उनके साथ ये काम करते थे। तो उनका जो रोल है, उनको हम रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं। और जो दयानंद सरस्वती जी थे, या परमहंस जी थे, इन्हें हम बोलते हैं कि रिवाइवलिस्ट थे। तो ये हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहते थे। ये कोई नेगेटिव चीज वो कर रहे थे, परंतु राजा राम मोहन रॉय बहुत अच्छी चीज कर रहे थे। और कास्ट, सती,
इन सब चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में, और बहुत ही एक हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसे एक बहुत ही रूढ़िवादी समाज की तरह इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स ने दर्शाया है। और अगर आप सिलेक्टिव नैरेटिव की बात करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि मराठास को टीपू सुल्तान से कम बार उनका रेफरेंस आपको मिलेगा, बहुत कम। मराठास जिन्होंने एक पूरा साम्राज्य अपना खड़ा किया, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने पूरा इतना चैलेंज प्रेजेंट किया मुगलों को, उनका आपको बहुत कम रेफरेंस मिलेगा, और टीपू सुल्तान का रेफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप पार्टीशन की हिस्ट्री देख लें, वहां पर आपको सिर्फ गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और बहुत हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी हमारे नेशनल लीडर्स उस टाइम पे थे, जिन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, वीर सावरकर जी का आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। आपको भगत सिंह का एक पैराग्राफ का रेफरेंस मिलेगा, सुभाष चंद्र बोस जी का भी बहुत कम आपको रेफरेंस मिलेगा। गुजरात की टेक्स्ट बुक्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके बारे में काफी कुछ कहा गया है, जो उन्होंने रोल प्ले किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए पोस्ट पार्टीशन भारत में, उसे दिखाया गया है, उसे दर्शाया गया है। सो ऑन द होल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, अगर आप एंशियंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक अगर आप देखें, तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की चेष्टा हुई है, एक प्रयत्न हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में ये प्रयत्न किया गया कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हिस्ट्री, एक पर्टिकुलर नैरेटिव को दिखाया जाए, और जो दूसरी नैरेटिव है, जो जो एक्चुअल हिस्ट्री है भारत की, जो हमारे हिंदू राजाओं ने चैलेंज किया था, मुगल आक्रमणकारी आप ले लीजिए, या आप उसके पहले के आक्रमणकारी ले लीजिए, घोरी से लेके आप तुगलक तक ले लीजिए, लोधी तक ले लीजिए, जो जो हिंदू राजाओं ने इन आक्रमणकारियों को चैलेंज किया था, उनका वर्णन आपको बहुत कम मिलेगा, जो हमारी एक्चुअल हिस्ट्री है। और यही कारण है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को रीराइट करना, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में बदलाव लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है।